हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एमएलएस पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है। आज है हमारे साथ सफ़ा, जिन्होंने जामिया बीएलबी 2026 एग्जामिनेशन में रैंक 6 मुस्लिम वुमेन रेगुलर कैटेगरी में शानदार सफलता हासिल की है। लेकिन सफ़ा की जर्नी एक सक्सेस की जर्नी नहीं, बल्कि रिजिलियंट एंड कमबैक की कहानी लगती है। जैसा आपको बताते चले कि इन्होंने एमए बीएलबी 2026 एग्जाम दिया था और वहाँ पे इनको सफलता नहीं मिली और उनका वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया और जामिया बीएलएलबी एग्जामिनेशन में टॉप रैंक लेकर के ये उन्होंने प्रूव कर दिया कि अगर हार्ड वर्क सही तरीके से किया गया, सही डायरेक्शन में किया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आज हम इस पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करेंगे सफ़ा ने किस तरीके से अपनी फेल्योर्स को सक्सेस में कन्वर्ट किया, उनके चैलेंजेस, स्ट्रैटेजी और फेल्योर से सीखे गए लेसन्स, जिससे उन्होंने फाइनली जामिया में अपनी जगह बनाई। तो लेट्स वेलकम सफ़ा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सफ़ा, सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। फाइनली यू मेड इट। अब आप जामिया बीएलएलबी, वो भी रेगुलर, सेल्फ फाइनेंस नहीं, रेगुलर में आपका एडमिशन हुआ है, तो कैसा लग रहा है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, all the credit goes to you. It was very long journey with you. I have been here since September. बहुत अच्छा लग रहा है सर, अल्हम्दुलिल्लाह. It feels like a dream has came true and it is like my hard work has paid off finally. तो सफ़ा, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर मैं झारखंड से हूँ, आई बिलोंग टू झारखंड. मेरी जो 10th तक की स्कूलिंग हुई थी, 1 से लेकर 10th तक, वो सऊदी अरेबिया में हुई थी. एंड फिर 11th 12th आई केम टू इंडिया एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट आल्सो, बट आई वाज नॉट एबल टू सक्सेस. फ्रेंड की बात होगी, अभी बहुत सारी बातें आपसे करनी है, ठीक है? तो क्या पेरेंट्स को जो आपने बताया, तो व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स? Sir, my mother, she was very happy, but when I informed my father, he was very happy. He said that ki beta, it is not very easy. It's your luck also, and it is your hard work that has come together and gave the result. सर यही पापा का रिएक्शन था कि बेटा सच में हो गया. मैंने बोला हाँ. तो पापा लाइक माशाल्लाह 120 मतलब आना, इट इज़ वेरी बिग थिंग. दे वर वेरी हैप्पी सर. अच्छा सफ़ा, मैं ज़्यादा पर्सनल तो नहीं जाऊँगा, बट राज भाई, फैसल भाई, वो आपको लेके आए थे, जैसे मुझे अच्छे से याद है। एंड जब आपका रिजल्ट आया, सो व्हाट वाज हिज रिएक्शन? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज वेरी हैप्पी. ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी एंड उन्होंने कहा कि फर्स्ट लिस्ट में आना एंड फर्स्ट प्रेफरेंस में आना, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग. इसका मतलब होता है कि मतलब यू आर इन द फर्स्ट प्रेफरेंस एंड रेगुलर. सो ही वॉज वेरी हैप्पी. ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी. हाँ, तो सर आप ये बताओ, जो आपने एमए बीएलएलबी का एग्ज़ाम दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कैसा लगा आपको? सर वेटिंग लिस्ट में नाम था एक, तो थोड़ा सा तो सर कहीं पे दिल में होप था कि शायद क्लियर हो जाए, बट 300 वेटिंग लिस्ट क्लियर होना इज जस्ट लाइक अ मिथ, जैसे कि शायद ही हो पाए. अच्छा, एमए बीएलएलबी एग्ज़ाम के बाद आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया? सर मैंने खुद को मोटिवेट नहीं किया था. जो भी मोटिवेशन था सर सब आपकी तरफ से ही था कि बेटा देखो ये जिनका भी एमयू का एग्ज़ाम बिगड़ जाता है, उनका जामिया का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाता था. सर ये होप लेके मैं चल रही थी कि मेरा भी जामिया बेहतरीन जाएगा आप इंशाल्लाह. झारखंड से हैं, एक स्टूडेंट और थी हमारी जो हमारा फर्स्ट बैच था, राशिका अख्तर, ऑल रैंक 5 लेकर के आई थी, उनके साथ भी कुछ ऐसे हुआ था, एमयू का एग्ज़ाम बिगड़ गया था। अच्छा सब आप ये बताओ, अगर आपका एमयू में सिलेक्शन हो जाता तो जामिया के लिए इतनी मेहनत करती हैं आप? सर दिस इज द ट्रुथ. मेरे को रियलिटी चाहिए, हाइपोथेटिकल नहीं. रियलिटी सर, दिस इज द ट्रुथ कि अगर एमयू में हो जाता सर तो उस तरीके से जी जान लगा कि जिस तरीके से मेहनत की कि सर जो लोगों के पास होता है कि एमयू में हो जाता तो उनके पास एक रहता है कि जामिया में नहीं हुआ तो क्या ही हो जाएगा, एमयू में तो है ही हमारा. बट हमारे पास तो कोई स्कोप नहीं था. अगर हम जामिया में अगर नहीं होता सर तो फिर तो हम कहीं के भी नहीं रहते. तो फुल सर पूरी जी जान दिन रात एक कर दी, मेहनत की एंड आपकी बातों पे चले. आपने जो गाइडेंस दिया सब कुछ फॉलो किया सर, ईच एंड एवरीथिंग, कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ी सर. अच्छा सफ़ा, आप ये बताओ, टॉपर्स, यू आर वन ऑफ द टॉपर्स, सो टॉपर्स है ना, कि क्या रूटीन होती है आपकी? क्या रूटीन थी? सर दिस इज कम्प्लीटली अ मिथ कि टॉपर्स की भी कोई रूटीन होती है. सर रूटीन नहीं होती. द थिंग मैटर्स दैट कि आप इफेक्टिवली कितने घंटे पढ़ पा रहे हो. एंड ये भी मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, आप इफेक्टिवली कितने घंटे पढ़ रहे हो वो मैटर करता है सबसे ज़्यादा. सर हम तो यहीं आपके सामने ही आपके गाइडेंस के अंडर ही रहते थे. हमें आपने लाइब्रेरी दे रखी थी, एमएलएस की हमने ज्वाइन कर रखी थी. एंड फिर हम सुबह 7 बजे आ जाते थे सर, 9:30 बजे रात के घर जाते थे. एंड वही थी हमारी जर्नी पूरे टाइम. अगर सर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते थे, आप आगे पीछे डांटते थे कि पढ़ लो, पढ़ाई काम आएगी, बात नहीं काम आएगी सर. एंड सर दिस ऑल थिंग्स वर वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी कि हाँ अगर सर इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए तो हम भी तो करेंगे ही बिल्कुल. एंड सर आई एम हियर टुडे. वेरी नाइस. एंड फाइनली यू मेड इट, राइट? अच्छा सफ़ा, मुझे आप एक बात और बताओ कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट, तो प्रिपरेशन के दौरान जो सेक्शंस होते हैं जामिया के अंदर, लीगल वाला पार्ट होता है, करंट अफेयर्स वाला पार्ट होता है, राइट, तो उन सारी सेक्शंस की क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए, जो
व्यूअर्स जो आपको देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिले, बिकॉज नाउ यू आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, है ना। अब आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, है ना। अगर कुछ अचीव नहीं किया होता Yes, sir. तो मे बी जो है आपकी बात नहीं सुनी जाती, बट नाउ बिल्कुल। सर द थिंग वाज दैट कि हम आई ऑलवेज फॉलोड द टीचर्स लाइक शहूद सर, निशात मैम, नाजिम सर ऑलवेज अगर स्पेसिफिक की बात करें, लीगल की क्या स्ट्रेटेजी थी सर आपकी? लीगल की स्पेसिफिक स्ट्रेटजी थी निशात मैम के नोट्स एंड शहूद सर के नोट्स, दैट्स इट सर। मतलब उसके जो अलावा कुछ नहीं किया सर। तो यानी सफा यानी आप जो है नोट्स बनाया करते थे, राइट? यस सर। अच्छा, तो आप ये बताओ लीगल में आपने इसके अलावा और क्या करा, प्रैक्टिस कैसे करते थे? सर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस बुकलेट्स प्रोवाइड किए हुए थे, PYQs लगाए सर, और सर हैंड रिटन नोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर। जो चिल्ड्रंस होते हैं ना ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में जो प्रोक्रेस्टिनेट करते रह जाते हैं, यार हम नोट्स बाद में बना लेंगे या फिर बाद में लिख लेंगे, सर वो नहीं हो पाता है। हैंड टू हैंड नोट्स रिटन निशात मैम टाइम देती थी, शहूद सर टाइम देते थे लिखने का। हमारे निशात मैम एंड शहूद सर ने जो लीगल पढ़ाया था हमें सर, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने जो क्वेश्चन बैंक दे रखे थे बस उसी से करते थे सर, एंड PYQs भी लगाते थे, एंड टीचर्स तो थे ही हेल्प एंड सपोर्ट के लिए। कोई भी डाउट आता अचानक से आके टीचर से पूछ लिया। अच्छा सफा, आप ये बताओ जो जीके जीएस वाला पार्ट था उसकी आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी बेटा? सर GK GS की पार्ट में सर मैं ओवरऑल बताऊँ तो मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं रही थी, मैं कम्प्लीटली MLs पे ही रिलाई करती थी सर। जस्ट शहूद सर के पढ़ाए हुए चीज़ें एंड नाजिम सर ने जो पढ़ाया एंड पॉलिटी जो आपने पढ़ाई सर, उसके बाहर मैं कहीं गई ही नहीं। MLS ने सर इतने सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिए थे कि हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम 10 जगह नहीं भटके, हम बस MLS पे ही रिलाई करते थे कम्प्लीटली। अच्छा सफा, आप ये बताओ जब आपने जामिया मिलिया बिली 2026 एग्जाम दिया तो जो करंट अफेयर था इस बार काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स रहा। 2023-24 के क्वेश्चन आ गए थे और कई बच्चे पैनिक हो गए, घबरा गए। इसको आपने कैसे फेस किया? सर ये जो थी आपकी एडवाइस ही थी स्टार्टिंग में, जब आप कहते थे कि अगर आपको जो चीज़ नहीं आ रही आप उसको छोड़ देना, एंड करंट अफेयर में सर ये डिसाइडिंग फैक्टर था। इस बार जिन बच्चों ने करंट अफेयर अटेम्प्ट की कहीं ना कहीं वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही रह गए, बट आपने हमें पहले ही सजेस्ट कर दिया था कि बेटा देखो जो 100% श्योर होंगे ना आप उसमें वही अटेम्प्ट करना। तो सर 2023 एंड 24 देखी तो कोई भी बच्चा एग्जाम हॉल में पैनिक कर गया होगा, बट हम लोग उतना नहीं कर रहे थे। मतलब हम लोग ने पैनिक किया था बट फिर हमने अपने आप को संभाल लिया एग्जामिनेशन हॉल में कि नेगेटिव तो नहीं करना है, उसमें तुक्के नहीं मारने हैं। क्या आप सही कह रही हो? यस सर। मुझे तो आपकी दोस्त जो महविश है कुछ और ही पता चला। वो तो कह रही थी मुझे कि सर मैं बाहर निकली और सफ़ा ने बोला तो मैं भी घबरा गई। सर मैं घबरा तो गई थी बट एग्जामिनेशन हॉल में नहीं सर, मैं बाहर निकल के घबरा गई थी कि सबका पेपर सब लोग हंस हंस के निकल रहे थे, तो मैंने सोचा मेरा ही सिर्फ रह गया क्या करंट अफेयर, मैंने ही नहीं पढ़ा था क्या। बट फिर जब मेरे को पता चला कि अच्छा नहीं किसी का भी नहीं किया, देन आई वाज रिलीव्ड सर। मैं थोड़ा सा घबरा गई थी एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद, स्टार्टिंग में नहीं सर। वहां पे तो मैंने कूलली एंड कामली हैंडल किया था, जैसे आपने बताया था कि करंट अफेयर अगर नहीं आ रहे तो उनको छोड़ दिया, टच ही नहीं करना। एंड मेरे नेगेटिव भी बहुत कम गए थे क्योंकि मैंने करंट अफेयर टच नहीं किया था। हमें तो खैर कुछ और ही सुनने को मिला कि आप भी घबराई, मैं भी जो घबराई और दोनों का सिलेक्शन हो गया, वो भी रेगुलर में, है ना। अच्छा, तो करंट अफेयर्स की आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? सर करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी ये थी कि आपने कहा था कि जीके टुडे को पढ़ते रहना है, एंड नाजिम सर वीकली क्लास लेते थे हर फ्राइडे को, वो अटेंड कर लेते 2 आवर्स की बस, और क्या रहेगी सर, कम्प्लीटली MLS बेस्ड। ओके, तो बेटा आप ये बताओ, ये तो हो गया आपका करंट अफेयर्स। तो सिर्फ आप ये बताओ कि इंग्लिश की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही थी? इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यस सर। सर इंग्लिश में तो फर्स्ट थिंग वाज कि गुफरान सर के लेक्चर्स कम्प्लीटली बस उस पर रिलाई किए थे, एंड सर ने बुकलेट्स भी प्रोवाइड की थी 1000 सिनोनिम एंटोनिम्स एंड 500 इडियम फ्रेजेस एक्सेट्रा की, तो वही हम करते थे बस। एंड सर ने कहा था कि 1 का 4 करते रहो, तो हम वही करते थे, सर की बातों को मानते थे। एक का 4 काफ़ी फेमस हो गया बच्चों के बीच में। खैर एनीवे, आपसे ये पूछना चाहता हूँ जो मैथ्स एंड रीजनिंग का जो पार्ट है उसको आपने कैसे टैकल किया? सर मैथ्स एंड रीजनिंग का पार्ट तो आप ही लेते थे हम लोगों के लिए, बस आपने जो पढ़ाया हमने वही किया लास्ट मोमेंट पे, वही काम है। एंड सर आपने ये जो बात कही थी कि मैथ्स जो बच्चे नहीं मतलब छोड़ देते उनके लिए एक डिमेरिट हो जाती है, तो वो बात एकदम सही थी। मैथ्स इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो एटलीस्ट आप 5-6 तो अटेम्प्ट कर ही लो, क्योंकि मैथ्स कैन बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर यू। अच्छा सफ़ा, आप ये बताओ ऑफलाइन मोड पे आपने क्या सारे मॉक्स दिए थे? यस सर, मैंने सारे सर, मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तब वीकली मॉक टेस्ट हुआ करते थे, एंड फिर उसके बाद हमारा जो था मॉक टेस्ट होना स्टार्ट हो गया दिसंबर से। एंड आपका एक फेमस डायलॉग था कि बेटा हम लोग दिसंबर में खड़े हैं, एंड वो सर वो हमेशा मुझे मोटिवेट करता था कि सर अब हम दिसंबर में खड़े हैं, अब तो कुछ करके जाना है। एंड मॉक टेस्ट हमेशा संडे को हुआ करते थे, एंड मॉक टेस्ट डिस्कशन भी होता था सर, नॉट ओनली मॉक। तो अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं? सर अब हम जामिया के बाहर खड़े हैं बस, अल्हम्दुलिल्लाह। जामे में खड़े हैं। सर अब हम जामिया में खड़े हैं बस, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप थोड़ा मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी बताइए। मॉक टेस्ट आप कैसे अटेम्प्ट करते थे और फिर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद उसको किस तरह का एनालिसिस करते थे?
यस सर। सर स्टार्टिंग में तो मैं गलत तरीके से करती थी, बट फिर जब मैंने आपसे पूछी स्ट्रैटेजी कि सर मैं कैसे करूँ? सर आपकी एडवाइस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती थी। सर आपने कहा था कि मॉक को 3 राउंड्स में करना है, मैं वैसे करती चली गई। फिर आपने कहा कि नेगेटिव्स बहुत कम करना एंड सर मैंने वैसे ही किया। स्टार्टिंग एकदम 100% श्योर शॉट क्वेश्चन जो थे, उनको अटेम्प्ट किया, बट फिर भी सर नेगेटिव हो ही जाते थे। बट नेगेटिव पे बहुत कंट्रोल किया सर। स्टार्टिंग के एंड एंड के टाइम में मेरे मॉक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था सर। ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। अच्छा सफ़ा, ये बताओ मॉक टेस्ट का एनालिसिस वो कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए? सर मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं वो भी गलत तरीके से करती थी, फिर आपने मुझे समझाया कि बेटा ऐसे-ऐसे करना, तो मैंने किया था। जैसे कि आपने बताया कि बेटा जो है वो आपको लिखना होगा कि आपके पॉलिटी में कितने नेगेटिव आ रहे हैं, आपके जीके, जीएस या फिर करंट अफेयर्स में कितने नेगेटिव आ रहे हैं, फिर आपको नेगेटिव पे अपने वर्क अपॉन करना था। एंड सर फिर जो मैं खुद से नहीं एनालिसिस कर पाती थी, फिर वो मॉक टेस्ट डिस्कशन में भी हो जाता था। फिर की फैक्टर ये था कि एमएलएस में हमारे यहाँ पे आपने हमें मॉक टेस्ट डिस्कशन भी कराया, सबसे बड़ी बात थी। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो तो बस मॉक टेस्ट करा के छोड़ देते हैं और फिर खुद से एनालिसिस करना पड़ता है। बट हम जो खुद से एनालिसिस नहीं भी कर पाते थे वो सारे हमारे टीचर्स करा देते थे एंड वो बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता था सर। अच्छा आप ये बताइए, आप संकल्प करते थे? यस सर, संकल्प डेली आप देते थे हम लोगों को जाने से पहले एंड फिर हम तो लोग संकल्प डेली पढ़ते थे सर। तो ये टॉपर्स जो है जनरली मैंने कई बार देखा, टॉपर्स संकल्प के लिए बहुत बात करते हैं। यस। तो क्यों ये इम्पोर्टेंट है सक्सेस के लिए? सर संकल्प बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सर उसमें एक तो क्वेश्चंस होते हैं 10 मतलब करंट अफेयर्स की एंड फिर उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते थे 10 करंट अफेयर के और फिर वो कैब के भी होते थे क्वेश्चंस एंड उसमें करंट अफेयर का होता था एंड स्टैटिक पार्ट भी होता था। जनरली 4 to 5 पेजेस का होता था संकल्प एंड वो डेली कर लेते थे हम लोग। तो फिर हम लोग का स्टैटिक पार्ट भी इनहांस हो जाता था एंड करंट अफेयर तो हम कर ही लेते थे आपके साथ संकल्प के साथ। अच्छा आप ये बताओ, जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा क्या मोटिवेट करती थी आपको? सर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी सर वो आपकी डाँट ही थी सर। हम तो आपके सामने ही आके पढ़ते थे, आपने हमें लाइब्रेरी दे रखी थी एमएलएस में, तो हम आके आपके सामने पढ़ते थे जहाँ थोड़ी-सी बात होती है दोस्तों से। और सर देखिए कोइंसिडेंस भी ऐसा होता था कि हम दिन भर पढ़ते हैं और जब हम 2 सेकंड के लिए बात करने लग जाते हैं, अब तभी हमें देख लेते हैं डाँटना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर वो फिर से मोटिवेशन मिल जाता है कि अरे चलो पढ़ लेते हैं। एंड आप बोलते थे कि बेटा दोस्ती काम नहीं आएगी एंड अब आप खुद ही बोलते हैं कि अब बेटा दोस्ती कर लो जितनी करनी है। अच्छा, जब डाँट खा करके हम डिमोटिवेट हो जाते थे, तो फिर किस तरीके से उसको ओवरकम करते थे? सर मेरी बेस्ट फ्रेंड महविश वो कहती थी सर हमारे फायदे के लिए ही बोल रहे हैं, हमेशा उसने मुझे मोटिवेट किया। सर मैं कभी कभी डिमोटिवेट भी हो जाती थी आपकी डांट सुन के, लगता था कि थोड़ा सा कि टीचर है डांट दी अब कैसे होगा, शायद कुछ नहीं हो पाएगा। बट महविश शी ऑलवेज मोटिवेटेड मी, शी सेज दैट कि सर ये तो है डांट रहे हमारे फायदे के लिए ही डांट रहे हैं, तो वो हमारे लिए बेहतरीन। तो अच्छा सफ़ा, आप ये बताइए, जो बच्चे 2026 में है ना, उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाया किसी भी वजह से, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? सर एडवाइस यही रहेगी कि डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, बेहतरी के लिए ही होता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। जो भी होगा अल्लाह बेहतर ही करेगा हमारे साथ। अल्लाह हमारा कभी बुरा नहीं चाहेगा। तो सर यही कहूँगी कि डिमोटिवेट ना हो एंड आप फिर से ट्राई करिए। अगर लेकिन सर ये होना चाहिए कि अगर आप फिर से ट्राई कर रहे हो तो सर आप सिंसियर रहो अपने साथ। सर जो बच्चे सिंसियर रहते हैं उन्हीं का ही रिज़ल्ट आता है। वो दिख भी जाता है कि जो बच्चे कितने सिंसियर थे एंड कितने सिंसियर नहीं थे। अच्छा सफ़ा, आपने जो मॉक्स है वो ऑफलाइन मोड पे दिया, तो आप ये बताओ कि ऑफलाइन मॉक एंड ऑनलाइन मॉक में क्या डिफरेंस होता है? सर देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मॉक। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफलाइन मॉक को मैं डिस्क्राइब करूँगी। सर जो ऑफलाइन मॉक में होता है ना, वो आपको एग्जामिनेशन हॉल का प्रॉपर प्रेशर फील हो पाता है। आप ओएमआर शीट में फिल करते हो, आप क्वेश्चंस बस 2 ही आवर्स होते हैं एंड उसी 2 आवर्स में आपको सब कुछ करना है, टिक भी करना है, ओएमआर भी फिल करना है, नाम भी सब कुछ फिल करना है। बट सर जब आप घर पे होते हो तो फिर फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हो कि अच्छा अभी बाद में कर लेंगे, मॉक टेस्ट अपलोड हुआ है बाद में कर लेंगे। एंड फिर ऑफलाइन मॉक में ये भी नहीं हो पाता कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर दो। अगर आपका मॉक गया तो फिर हो गया है। एंड ऑनलाइन मॉक में ये रहता है कि अगर आप मॉक दे रहे हो एंड फिर घर में आपका कोई काम आ गया तो आप वो काम अटेम्प्ट करने लग जाते हो पहले मॉक छोड़ के, तो सर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है हमारे ऊपर। चलिए फिर एनीवे हम कुछ और मैटर बात करते हैं। जैसे आपने सऊदी अरब की बात करी, सऊदी से इंडिया आने का क्या रीज़न था? व्हाई? वहाँ पे भी तो लॉ कर सकती थी आप। सर वहाँ पे फॉरेनर्स के लिए कोई स्कोप नहीं होता है सर। 12th के बाद वहाँ पे बस सीबीएसई बोर्ड है, तो 1 से लेके 10 तक वहाँ पे मैंने सीबीएसई बोर्ड में किया। फिर मेरे भाई जो थे राज भाई, फैसल भाई जैसे आपने बताया, उन्होंने मुझे बोल दिया इंडिया आने के लिए। उन्होंने कहा कि तुम जो करियर लाइफ में नहीं बना पाओगे अगर तुम सऊदी रह गई तो, बिकॉज़ 11th-12th के बाद वहाँ पे बस सीबीएसई बोर्ड का ही एजुकेशन है जो भी है फॉरेनर्स के लिए। फिर 12th के बाद तो कोई एजुकेशन है नहीं, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें प्रेशर नहीं फील हो पाएगा, कॉम्पिटिशन नहीं फील हो पाएगा, तो तुम्हें इंडिया आना पड़ेगा। देन मैं इंडिया आई, मैंने नीट का भी एग्ज़ामिनेशन दिया, बट आई वाज़ नॉट एबल टू क्लियर इट। अच्छा सफ़ा, क्या आप ड्रॉपर थी? यस सर, आई वाज़ एन ड्रॉपर। अच्छा, तो आपने 11th-12th करने के बाद
मतलब आपने लॉ की प्रिपरेशन करी है किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करी? सर 11th-12th जब मैं कर रही थी तो फाउंडेशन नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, बट फिर मैंने 1 साल लॉ के लिए ड्रॉप किया बिकॉज मेरा इंटरेस्ट लॉ में ही था सर। स्टार्टिंग में पेरेंट्स के प्रेशर में आके मैंने नीट ले तो ली थी, बट इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। तो फिर आपने कैसे स्ट्रेटेजी करी, फिर क्या करा आपने 12th करने के बाद, आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी? सर 12th में मेरा जैसे ही मैंने 12th किया था तो फ्रेशर टाइम पे मैंने नीट दिया, मेरा नहीं हुआ। देन आई टोल्ड माय ब्रदर राज भाई दैट राज भाई मेरे को नीट में इंटरेस्ट नहीं है, तो सर मेरा लॉ में इंटरेस्ट था, तो मैंने अपने भाई को बताया, राज भाई को। देन ही वाज लाइक कि ओके तुम ऑनलाइन कोचिंग कर लो। मैंने बोला कि नहीं, ऑफलाइन करूँगी, ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब प्रेशर वगैरह फील हो पाएगा। देन उसके बाद फिर मैं यहाँ आई, राज भाई ने मुझे आपसे मिलवाया एंड फिर मैंने सितंबर में कोचिंग ज्वाइन की एंड अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लॉ में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। वो भी रेगुलर में? वो भी रेगुलर में। वाओ दैट्स ग्रेट। पार्टी पेंडिंग है सर, स्टिल पेंडिंग। अच्छा सर, आप ये बताओ जो बच्चे 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगी? सर एडवाइस तो ये रहेगी, बी कंसिस्टेंट। सर स्टार्टिंग में मैं भी कंसिस्टेंट नहीं थी, देन सर आपने मुझे एडवाइस करते गए कि स्टार्ट टू बी कंसिस्टेंट, तो फिर मैं कंसिस्टेंट होती गई एंड सर इट इज द ट्रुथ दैट कंसिस्टेंसी इज द की। सर हमेशा आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एंड सेकेंडली आपको जो है, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप एमएलएस ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं एमएलएस तो ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद फैसल सर। अगर आपको कभी डीमोटिवेशन फील हो या फिर ज्यादा मोटिवेशन फील हो जाए तो आप एक बार फैसल सर से बात कर लीजिएगा, वो आपको अच्छे से डीमोटिवेशन को मोटिवेट कर देंगे एंड अगर मोटिवेट ज्यादा है तो डीमोटिवेट कर देंगे। कर देंगे, सही है, बहुत बढ़िया। तभी आप जामे पहुंच गए है ना, डीमोटिवेट करने की सर वजह से। अगर इंसान के अंदर मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं वो ज्यादा ही मोटिवेट हो गया है तो फिर वो तो लाइटली लेने लगेगा ना सर, तो फिर आपको डीमोटिवेशन भी सर एक जगह पे की थी सर आपने। अच्छा तो चलिए आइए, अच्छा व्यूअर्स पॉडकास्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं सफा के साथ। सफा, सबसे पहले आप ये बताइए, टी और कॉफी? सर ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी। जामिया और एमयू? सर जामिया। मॉर्निंग स्टडी और नाइट स्टडी? सर मॉर्निंग स्टडी। ओके, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? सर डेफिनेटली हार्ड वर्क। डिस्क्राइब सफा इन वन वर्ड? सर कंसिस्टेंट। डिफाइन एमएलएस इन वन वर्ड? सर द की टू जामिया एनआईएम। डिफाइन जामिया इन वन वर्ड? सर माय ड्रीम। वन वर्ड फॉर सक्सेस? सर कंसिस्टेंसी। फेवरेट सब्जेक्ट? पॉलिटी सर। योर सक्सेस मंत्र? Obey to Faisal sir, always listen to Faisal sir. अच्छा सर, आप ये बताइए, जब एमयू रेलवे एग्जाम देने गई थी राइट, तो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकली थी है ना, तो आपको कैसा लग रहा था उस वक्त? क्या डिमोटिवेट हुई आप? नहीं सर, उस वक्त मैं बहुत ज्यादा हैप्पी थी, मुझे लग रहा था मैंने तो एकदम 100 में से 100 स्कोर कर लिया और मैं बाहर निकली एग्जामिनेशन। मतलब ये क्या है, मतलब जामिया में आपका सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे आप टेंशन में थी, और एमयू के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ, वहाँ पे आप खुश थी। खुश होने का क्या रीजन था? सर खुश होने का रीजन ये था कि मुझे लगा मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है एंड जैसे ही मैं निकली मेरी दोस्त मेरे सामने से आ रही थी, मैं सर उसमें जाके ऐसे, आप भी बगल में थे उसके एंड मैंने आपको इग्नोर करते, मैंने आप पे ध्यान ही नहीं दिया सर कि आप भी बगल में खड़े और मैं सर उससे जाके गिर गई एकदम, मैं सर लपट गई एंड मैंने बोला महविश पेपर तो बहुत अच्छा गया। बट जब मैं बस में बैठी देखा मैंने कि नेगेटिव कितने करके आई हूँ एंड फिर मैं ज्यादा मोटिवेटेड थी इसलिए लटक गई वेटिंग लिस्ट में। तो अच्छा ये बताइए, मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे को नहीं पूछना चाहिए, ठीक है? आपकी फ्रेंड महविश कितनी इम्पोर्टेंट थी आपके सक्सेस के लिए? सर आफ्टर यू शी वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन टू मी सर, बिकॉज आप जितने तरीके से मोटिवेट करते थे वो थोड़ा कम ही कर पाती थी, लेकिन सर वो भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी। मैं बहुत ज्यादा जल्दी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, मैं सर रोने लग जाती हूँ। आई एम काइंड ऑफ इमोशनल पर्सन, बट सर वो जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक रहती है, बैलेंस रहती है, तो वो मुझे हमेशा बैलेंस रहना सिखाती थी कि देखो रोने से कुछ नहीं होता है, बी कंसिस्टेंट, स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क एंड यू विल बी एबल। अच्छा, वो आपको मोटिवेट करती थी और आप उसको डिमोटिवेट? सर कैसे डिमोटिवेट सर? मतलब ऑब्वियसली बात है, उसको करना पड़ता होगा, फिर सोच रहे भाई इसको कितना मोटिवेट करना है, कुछ इस टाइप की चीज थी? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था सर, वो मुझे मोटिवेट करते करते खुद भी तो मोटिवेट होती थी सर। अच्छा, और मैं भी जो है निहारी खाने की काफी शौकीन हुआ करती थी, तो आप उसके लिए निहारी ला करके देते थे? सर ला देते थे निहारी? जी सर। सर वो जब मुझे मोटिवेट कर सकती थी मैं उसके लिए निहारी तो ला ही सकती हूँ ना। अच्छा चलिए, जब पॉडकास्ट होगा महविश से तो हम पूछेंगे निहारी की सच्चाई क्या है ना, वो कहाँ की निहारी खाती थी और जिसकी वजह से आप दोनों जो है जामे पहुंच गए। राशिका अख्तर थी, वो ब्लैक कॉफी पीती थी और आप निहारी खाते थे। अच्छा ये बताओ, महविश ने कभी आपको मरखंडी भैंस कहा है, ऐसा क्यों? सर वो मैं जब भागते हुए गई थी ना, मैंने बोला था कि यार यार पेपर तो बहुत अच्छा गया, जबकि गया नहीं था,
तो उसने मुझे कहा कि मरखंडी भैंस की तरह भागते हुए आ रही थी। तो थैंक यू सो मच सफ़ा फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द एमएलएस पॉडकास्ट। थैंक यू। तो देखा आपने सफ़ा ने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करी, वो चैलेंजेस, वो फेल्योर्स जो उन्होंने देखा और 1 से 1.5 महीने के अंदर उस पे ओवरकम फाइनली अपनी जगह जो है वो जामिया बना ली। तो डियर व्यूअर्स, जो बच्चे 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सफ़ा से आपने जो भी बात सुनी है अपने लाइफ में आप उतार करके कंसिस्टेंट बने तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में विद नए टॉपर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।